रात के लगभग 10 बजे बंसीपुरा के दो गांव वाले रघुनाथ और भोला घने जंगल के उस रास्ते से लौट रहे थे जिसे अंधेरा पड़ते ही लोग नाम लेकर भी याद करना पसंद नहीं करते। बस थोड़ा सा और नंदू। भीमा, चल बेटा, गांव अब ज्यादा दूर नहीं होगा। घर पहुंचते ही गरम चूल्हे के पास बिठाऊंगा तुम दोनों को। तुम हर बार यही बोलते हो रघु भाई, पर यह जंगल खत्म ही नहीं होता। लगता है रास्ता लंबा होता जा रहा है, या मेरी जान छोटी। जान सबकी छोटी हो जाती है जब बादल इतने नीचे आ जाए। देखो, हवा का रंग तक बदल गया है। आसमान पर काले बादल इस तरह चिपके थे जैसे चांद को किसी ने कपड़े में लपेट कर छुपा दिया हो। हल्की बारिश जंगल की मिट्टी से एक भीनी लेकिन अजीब सी गंध उठा रही थी। रघु भाई, तुमने सुना? कल रात को लौटते वक्त महादेव काका बोल रहे थे, इस मोड़ के आसपास रात में कोई साथ साथ चलता है। महादेव काका को दो चीजें बहुत पसंद है, तंबाकू और अफवाह। दोनों को हवा मिल जाए तो फैल जाती है। अफवाह अलग होती है, पर जंगल की चुप्पी अलग। आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है, झिंगुर तक नहीं बोल रहे। सन्नाटा इतना गहरा था कि लकड़ी के पहियों की कराह भी किसी अनजाने संकेत जैसी लग रही थी। घर पहुंच के मैं सीधा सो जाऊंगा, न रोटी न बात, बस चरपाई। और अगर मेरी औरत पूछेगी भी तो बोलूंगा, जंगल ने मेरी आधी उम्र खा ली। तेरी औरत पहले कहेगी बाजार से नमक लाया कि नहीं, फिर उम्र का हिसाब करेगी। घर की डांट भूत से तेज होती है। हाँ, वो तो है। एक पल के लिए दोनों हंसे और फिर वही हंसी बारिश में भीग कर मर सी गई। जरा सीधा पकड़ के बैठ, आगे मोख है, यहाँ मिट्टी धंस जाती है। बैल फिसल गए तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, संभाल के। अरे नंदू, धीरे। भीमा, सीधा चल। और तभी बिना किसी चेतावनी के दोनों बैल एक साथ इस जोर से रुक गए जैसे रास्ते के बीच उनके सामने कोई दीवार खड़ी हो। नंदू, भीमा, क्या हुआ रे? चल चल बेटा, ऐसे क्यों थम गए? इनके पैर तो जैसे जमीन में गड़ गए। देखो ना, हिल भी नहीं रहे। आंखें किधर घूर रही हैं? अरे मेरी जान, डर किस बात का? चल, बस 2 कोस और। घर पहुंच के चारा पानी सब मिलेगा। चल नंदू, शाबाश। रघुनाथ की सालों का अपनापन था, मगर बैलों की देह में कपकपी ऐसी थी जैसे उन्होंने हवा में कोई अनदेखा खतरा सूंघ लिया हो। प्यार से नहीं मान रहे। मैं जरा हवा में चाबुक दिखाता हूँ। हट, चल। हो, चल भीमा, आगे बढ़। तू रुक क्यों गया है? बस हम लोग घर पहुंच गए। नहीं, ये जिद नहीं है। इन्होंने कुछ महसूस किया है। देख, कान सीधे जंगल की ओर है, जैसे कोई आवाज सुन रहे हो। मत बोलो ऐसे। मेरे कान में तो अपनी धड़कन तक ढोल जैसी बज रही है। कोई जानवर होगा ना? हो सकता है बाघ, भेड़िया या जंगल का सुअर। जानवर से बैल घबरा जाते हैं। जानवर से घबराते हैं पर जम नहीं जाते। इनका मुंह देखो, जैसे सामने मौत खड़ी हो। बारिश अब भी हल्की थी, लेकिन हर बूंद की थप थप उन दोनों के दिल पर अलग से पड़ रही थी। पेड़ों के बीच अंधेरा अब अंधेरा नहीं, किसी चुप निगरानी जैसा लगने लगा। कौन है वहां? अगर कोई आदमी है तो सामने आ। रास्ता क्यों रोके खड़ा है? पागल हो गए हो क्या? ऐसे पुकारोगे तो जो भी है और पास आ जाएगा। और चुप रहेंगे तो क्या दूर चला जाएगा? कोई होगा तो पास आ जाएगा। रघु भाई, कसम से अभी उस पेड़ के पास कुछ हिला था। मैंने देखा। आदमी जितना ऊंचा, पर आदमी जैसा नहीं। मुझे कुछ साफ नहीं दिखा, पर हाँ, जैसे कोई था। या फिर बारिश का धोखा? धोखा आंखों को होता है, बैलों को नहीं। बैल इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस मोड़ पर, उस पल, उन दोनों को पहली बार साफ महसूस हुआ। जंगल खाली नहीं था, कोई था
जो चुपचाप उन्हें देख रहा था। नीचे उतरते हैं, पहिया कीचड़ में अटका होगा, बैलों को साथ खींच के निकाल लेंगे। हिम्मत रख भोला, तू मशाल जला ले, थोड़ा रोशनी हो जाएगी। हिम्मत? हाँ हाँ रखता हूं, पर अगर किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया ना, मैं भाग जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। मेरा नाम भी बुलाए तब भी मत मुड़ना, बस बैल पकड़ के रहना, चाहे कुछ भी हो। रघु भाई, तुमने देखा वहां 2 पेड़ों के बीच कोई काली डरावनी चीज अभी गुजरी है। मैंने भी देखा, और अगर मैंने जो देखा वो सच था तो वो इंसान चल नहीं रहा था, जमीन से थोड़ा ऊपर सरक रहा था। बारिश की बूंदें और ठंडी हो गई। मशाल की रोशनी का गोला छोटा पड़ने लगा और उस अंधेरे मोड़ पर रघुनाथ और भोला को समझ आ गया कि उनकी रात अब सिर्फ लंबी नहीं, जिदा बचकर निकलने लायक भी शायद ना हो। काली परछाई पेड़ों के बीच गायब होते ही भोला के पैर जैसे अपने आप चल पड़े। डर ने उसके अंदर की सारी सोच तोड़ दी और वो सीधा बैलगाड़ी से कूद गया। नहीं नहीं, मैं इस पर एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं, पैदल ही चला जाऊंगा। भोला रुक, अकेला मत। इस जंगल में अकेला जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना, समझे? भोला के कूदते ही गीली मिट्टी उसके पैर के नीचे से फिसली। रघुनाथ भी उसके पीछे उतरा। दोनों बैल गाड़ी से उतर गए। बारिश अभी भी जंगल को और डरावना बना रही थी। बैल दोनों पूरी ताकत से आगे झुककर खड़े थे, फिर भी गाड़ी पीछे सरक रही थी, जैसे रस्सी उनकी गर्दन में नहीं, किसी अनजान हाथ में बंधी हो। रघु भाई, देख रहे हो, बैल आगे झुक रहे हैं पर गाड़ी पीछे जा रही है। ये कैसे हो सकता है? बस बकबक बंद कर और इसको निकालने का कोई उपाय सोच। अगर ये नाला तक गई ना, हम सब नीचे पलक जाएंगे। पहले पहिया उनके नीचे से सरकता रहा, फिर एक कठोर झटके के साथ रुक गया। दोनों के कंधे कांप रहे थे, जैसे उन्होंने लकड़ी की गाड़ी नहीं, किसी जिंदा चीज को रोका हो। ये इंसान की बात नहीं है रघु भाई, मैं कह रहा हूं कुछ हमारे साथ चल रहा है। साथ नहीं चल रहा, हमसे खेल रहा है, और खेल तब तक खेलेगा जब तक हम घबरा कर गलती ना कर दें। अब क्या करें? यहीं खड़े रहें या भाग चलें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिना देखे भागे तो सीधा मौत के मुंह में जाएंगे। पहले समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। मशाल की लौ और उस रोशनी ने गीली मिट्टी पर कुछ ऐसा दिखाया जिससे दोनों की रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। रघु भाई, ये देखो, निशान पता नहीं किस चीज के है, समझ नहीं आ रहा है। पैर के निशान लग रहे हैं, किसी जानवर के तो नहीं लगते हैं। लगता है कोई यहाँ आया था। वो निशान बैलगाड़ी के बिल्कुल पीछे से शुरू होते थे। न आने का कोई निशान, न लौटने का, सिर्फ अंदर और अंदर पेड़ों के बीच। कोई इस वक्त जंगल में नंगा पैर घूमेगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। जरूर कुछ तो बात है। 4, 5, 6 और सब एक ही साइज के, पर गहराई देख, मिट्टी में दबाव है, मतलब कोई था या है। तुम था क्यों बोले? क्यों नहीं बोलते कि चला गया और डरा रहे हो? क्योंकि जो हस्ती हंसी से बुलाए उसके बारे में बचपन से एक बात सुनता आया हूँ। कैसी बात? हमें भी बता। रघुनाथ के चेहरे पर मशाल की पीली रोशनी पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, पहचान की हल्की सी चिंगारी भी थी, जैसे कोई पुरानी बुरी कहानी अचानक सच बनकर सामने आ गई हो। मेरे दादा के साथ बैठक में बुजुर्ग एक किस्सा सुनाते थे। कहते थे इस जंगल में एक हस्ती रहती है जो पहले दिखाई नहीं देती, सिर्फ हंसी सुनाई देती है। फिर क्या बोले? वो मुसाफिर का नाम लेती है या किसी अपने की आवाज में बुलाती है। जो मुड़कर देख ले या उस हंसी के पीछे चल दे, वो सुबह तक मिलता ही नहीं। चुप करो रघु भाई, ऐसे मत बोलो।
रात और भी भारी लगने लगती है। ऊपर से ये बारिश और डरावना बना रही है। सच भारी हो या हल्का, सच ही होता है। और एक और बात सुन, बुजुर्ग कहते थे वो अक्सर पैरों के निशान छोड़ती है। तो ये वही है। मुझे यही उसके निशान लग रहे हैं। जंगल ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ पत्तों पर टपकती बूंदें और बैलों की बेचैन सांस उस सन्नाटे को और गहरा कर गई। हम गांव लौट चलते हैं अभी, इसी वक्त। निशान को छोड़ो, कहानी को छोड़ो, बस चलते हैं। लौटना उतना आसान होता तो गाड़ी खुद पीछे क्यों सरकती? जो भी है, रास्ता रोक कर खड़ा है। तो क्या करें? यही मरने का इंतजार? नहीं, पहले बैलों को संभालते हैं, फिर धीरे से गाड़ी घुमाएंगे। किसी भी आवाज पर मुड़ना नहीं। रघुनाथ ने जैसे ही पहले बैल की गर्दन पर हाथ रखा, बैल का पूरा जिस्म कांप उठा। उसकी आंखें पेड़ों के उस झुंड पर जम गईं जहां मिट्टी में छोटे निशान अंधेरे में घुल रहे थे। रघु भाई, बैल उधर ही क्यों देख रहे हैं? जैसे उनको कुछ दिख रहा हो। क्योंकि शायद वो हमें नहीं, उसे देख रहे हैं, जो इनका रास्ता रोक रखा है। उसी पल पेड़ों के बीच से वही पतली हंसी फिर गूंजी, इस बार ज्यादा पास, ज्यादा साफ और ज्यादा इंसानी। रघुनाथ, इधर आओ। मेरे पास तुम्हें कब से देख रही हूँ। उसने तुम्हारा नाम लिया। रघु भाई, अब क्या करें? मशाल पकड़ ले, नीचे मत करना, और जो भी हो मेरे कंधे के पीछे मत देखना। भोला ने मशाल और कसकर पकड़ी, पर उसके हाथ उस वक्त बिल्कुल ठिठक गए, क्योंकि रघुनाथ के कंधे के जस्ट पीछे, अंधेरे और रोशनी के बीच, दो छोटे गीले पैर चुपचाप उभर आए थे। रघु भाई, तुम्हारे पीछे? भोला की नजर जम गई रघुनाथ के सामने, लेकिन बैलगाड़ी के पास जो काली परछाई वाली औरत खड़ी थी, उसकी आंखें किसी भूखी प्रतीक्षा की तरह सीधी उन दोनों को छेद रही थी। रघु भाई, पीछे पैर है और आगे वो कौन खड़ी है? मशाल सीधी रखो, अगर रोशनी कापी तो हिम्मत टूट जाएगी। जो देख रहे हो सब मत बोलो। मेरे हाथ में जो पायल है, ये बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नहीं रघु भाई, ये तो धड़क रही है। भोला की मुट्ठी में बंद पायल सचमुच किसी जीती चीज की तरह हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे चांदी के अंदर कोई बंद सांस फंसी हो। हे राम, ये साधारण भूत नहीं है, इस जंगल की अटकी हुई आत्मा है। जिस चीज को उठाया गया है वो उसी से बंधी है। मैंने तो बस चमक देखी थी, सोचा किसी अमीर घर की चीज होगी। मुझे क्या पता था इस पायल की वजह से ये छलावा आ जाएगी। पता अब चल गया ना? उसने सुन लिया। रघु भाई, वो सुन रही है। वो सिर्फ सुन नहीं रही भोला, वो इंतजार कर रही है, शायद बहुत सालों से, और हमने उसका इंतजार छेड़ दिया। तब भोला की नजर उसके पैर पर पड़ी। एक पैर नंगा था, दूसरे में काली पड़ी चांदी की इकलौती पायल लटक रही थी। भोला के हाथ वाली पायल उसी की जोड़ थी। रघु भाई, ये उसी की है। हमने उसकी चीज ले ली, इसीलिए बैल नहीं चले, इसीलिए हंसी की आवाजें आ रही थी। हाँ, और जब तक ये वापस नहीं जाएगी, ये रास्ता हमें नहीं छोड़ेगी। धीरे चल, चबूतरे तक जा, पायल जमीन पर रख। मैं अकेला नहीं, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। वो मुझे देख रही है। मैं यही हूँ, तू गिर गया तो पकड़ लूंगा, लेकिन पायल तुझे ही रखनी होगी। गलती जिस हाथ से हुई, माफी भी उसी हाथ से। भोला का हर कदम ऐसे उठ रहा था जैसे जंगल उसके पैरों को नीचे खींच रहा हो। पायल की ठंडी धड़कन अब उसकी कलाई तक चढ़ चुकी थी। माफ कर दो। जो भी हो, बहन हो, आत्मा हो, मैंने लालच में गलती की। ये लो, मैं वापस रख रहा हूं। हम गरीब हैं, चोर नहीं। घर लौटना चाहते हैं बस। मुझे माफ कर दो, मुझे मत ले जाना। ठीक है,
तुम्हारी ईमानदारी और विनम्रता देख के तुम दोनों को माफ करती हूँ। मुझे तुम दोनों की सच्चाई पसंद आई। वो आत्मा दोनों को माफ करके वहां से गायब हो गई और जाते जाते इनके मन में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। दोनों लोग अब अपने गांव जाने के लिए फिर से बैलगाड़ी पर सवार होने लगे। रघु भाई, अब हम लोग बच गए। चलो अब गांव चलते हैं, रात बहुत हो गई है। बैलों की सूझबूझ और सच्चाई, ईमानदारी से हम लोगों की जान बच पाई है। चलो अब बिना देर किए घर चलते हैं।